नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 9वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप हिंदी के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक है तो वह दूसरी भाषा अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है, इसे जाना जाता है। यानी कि अगर वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है तो उसमें भी अच्छा पाठक होगा। ये इसे क्या कहा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में कोई बहुत अच्छा पाठक है, हिंदी के जितने भी एक तरीके से विराम चिन्ह होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, उसके बाद से कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, इन सब का ध्यान रखते हुए जो बहुत अच्छे तरीके से पाठक है, यानी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेता है, जब अंग्रेजी भाषा में वो पढ़ने जाएगा तो ये सभी जो भी पंक्चुएशंस होते हैं या फिर जो भी विराम चिन्ह होते हैं उनका वो उसी प्रकार से यूज कर पा रहा है। उसको भी जिस प्रकार से हिंदी में बेहतर तरीके से पढ़ा था उसी प्रकार से इंग्लिश में भी बेहतर तरीके से पढ़ा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कौशल का अंतरण कहेंगे। यानी कि एक स्किल जो कि एक भाषा में सीखा जा चुका है, उस स्किल को दूसरी भाषा में उपयोग करना कौशल का अंतरण होता है। यानी कि जो स्किल है उसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने के प्रतिफल हैं। प्रतिफल मतलब कि आउटपुट, यानी कि सीखने का आउटपुट लास्ट स्टेज क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं तो पहले से प्लानिंग है कि बच्चे को कम से कम इतना आना ही चाहिए। जैसे कि कक्षा 3 में भी बालक है तो ये जो प्रतिफल है, आउटकम है, पहले से डिसाइड है कि बच्चे को 33% कम से कम आना चाहिए। 33% अगर पाता है तब तो वो पास होगा, अगली कक्षा में जाएगा। अन्यथा की कंडीशन में वो 33% से कम पाता है तो वो फेल माना जाएगा और उसी कक्षा 3 में वो फिर से पढ़ेगा। यानी कि सीखने का प्रतिफल क्या हो गया कि जो मिनिमम स्किल्स और मिनिमम जो दक्षताएं छात्र के लिए तय कर दी गई हैं उसको अचीव करना ही सीखने का प्रतिफल होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिए दिया गया है, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या फिर प्रदर्शित करना चाहिए। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम मतलब कि मान लीजिए कक्षा 3 में वो था तो कक्षा 3 का पाठ्यक्रम के अंत में, यानी कि पूरा सत्र के अंत में कम से कम उसको इतना आना चाहिए कि वो 33% प्राप्त कर ले। अगर वो 33% प्राप्त कर लेता है या फिर उससे अधिक तब तो वो प्रमोट हो जाएगा पास होकर के, और अगर नहीं पा पाता है तब वो उसी कक्षा में फिर से पढ़ेगा। तो यही सीखने का प्रतिफल है कि कम से कम उतनी दक्षता बच्चे में आ जानी चाहिए जो कि पहले से डिसाइड किया गया है कि 33% बच्चे को आना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसे अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। रेमेडियल टीचिंग यानी कि पहले देखिए बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया या फिर कोई संप्रत्यय पढ़ाया गया एज ए टीचर, तो बच्चे को अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो सबसे पहले तो उसका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें यह पता चलता है एज ए टीचर कि बच्चे को कॉन्सेप्ट में कहाँ पर दिक्कत है। अब एक बार जब हमने डायग्नोस कर लिया कि हाँ बच्चे को यहां पर दिक्कत है, उसके बाद से उपचारात्मक शिक्षण का टर्म आता है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग का टर्म आता है, जिसके माध्यम से बच्चे को पर्टिकुलर वो वाला कॉन्सेप्ट जहां पर बच्चे को दिक्कत था उसे फिर से पढ़ाया जाएगा और उसके उस समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने के बेहतर करने के लिए है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक बार डायग्नोस हो गया कि बच्चे को समस्या है तो बच्चे को बेहतर सीखने के लिए उसको फिर से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो ये अप्रोप्रिएट है, हमारा जवाब होगा। दूसरा देखिए, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। एक बार जब डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया तो हमें पता चल चुका है कि मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिसमें से मेजॉरिटी अगर 40 बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तब ये क्लियर हो गया कि जो टीचर ने विधि को अपनाया था पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट, उसमें ही कोई कमी होगी, तभी तो मेजॉरिटी अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया है। मान लीजिए 1-2 बच्चे को समझ में नहीं आता, तब समझ में आता कि हाँ बच्चे की इंडिविजुअल अपनी कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है या फिर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अगर कक्षा के मेजॉरिटी बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तब
यही माना जाएगा कि टीचर ने जो शिक्षण विधि अपनाई थी उस विधि में कमी है और उस विधि को बदलने की आवश्यकता है। वहीं विकल्प नंबर 2 कहा जा रहा है, देखिए उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया जिस विधि के माध्यम से, जाहिर सी बात है बच्चा उसको नहीं समझ पाया, तो अब तो विधि बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले ही वाली विधि आप अपनाएंगे तो बच्चा पहले भी नहीं समझा था, इस बार भी नहीं समझेगा। तो रेमेडियल टीचिंग यही है कि जो पहले गलती टीचर के द्वारा की जा चुकी है, अब उस गलती को ना दोहराया जाए और शिक्षण विधि में बदलाव किया जाए। तो यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थी को समझने के लिए, तो यह विकल्प निगेटिव है। कैसे? अब शिक्षक विद्यार्थी को समझ कैसे पा रहा है, वो निदानात्मक परीक्षण करके कि पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत है। तो वहाँ पर जब डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया तभी तो टीचर ने समझ पाए बच्चों को कि हाँ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है या फिर यहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को समझने की जहाँ तक बात है तो वो निदानात्मक परीक्षण से होता है, ना कि उपचारात्मक शिक्षण से होता है। तो समझना निदानात्मक से होगा, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों के सुधार की आवश्यकता क्यों है। तो ये अभिभावकों के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों की सीखने को बेहतर बनाने के लिए। इसका अभिभावक से कोई भी लेना देना नहीं है उपचारात्मक शिक्षण से। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी दिए गए विकल्पों में देखिए केवल ए और बी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ए और बी की बात की गई है, विकल्प नंबर 1 एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि और आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। यानी कि जो भी बच्चे शब्द ढूंढेंगे वो इन्हीं टॉपिक, इन्हीं थीम पर आधारित ढूंढेंगे। जैसे कि घर हो गया, विद्यालय हो गया, सड़क हो गया, भूमि हो गया, आकाश हो गया, इन्हीं से जुड़ा हुआ शब्द ढूंढेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई है? तो यहाँ पर देखिए सबके लिए यहाँ पर टॉपिक डिसाइड कर दिया गया है कि घर, विद्यालय, सड़क, भूमि और आकाश शब्दों से जुड़े हुए शब्द को ही ढूंढना था। यानी कि थीम पहले से डिसाइड हो गया है और थीम आधारित शब्दावली की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 2 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। तो संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की को माना जाता है, जिन्होंने लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे सांस्कृतिक रूप से सामाजिक तौर पर इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, व्यक्तिगत, जबकि लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे समूह में ही सीखते हैं और ये विकल्प उसका विरोध कर रहा है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब प्रत्येक बच्चा, चाहे वो पढ़ने में कैसा भी हो, क्यों ना उसमें अधिगम विकार ही क्यों ना हो, क्यों ना उसमें कुछ अक्षमता ही क्यों ना हो, फिर भी वह मातृभाषा को सीख जाता है, अर्जित कर लेता है। तो जब मातृभाषा को नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखा जा सकता है तो फिर अन्य भाषाओं को औपचारिक तरीके से विद्यालय में बच्चा क्यों नहीं सीख सकता? तो ये कहना कि बच्चा, सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि प्रत्येक बालक उत्सुक होता है नए चीज़ों को सीखने के संदर्भ में, बशर्ते उसको सही तरीके से समझाया जाए, खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सीखना पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक घटना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक है, उसके कई सारे कारक होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके बाद से बच्चे का खुद का एफर्ट कितना है ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो केवल ये कह देना कि मनोवैज्ञानिक घटना है, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प, और वो भी रचनावाद के संदर्भ में पूछा गया था, तो रचनावाद से जोड़ करके आपको बताना था। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सीखना सामाजिक निर्मित है। अब देखिए पहले ही मैंने आपको बताया था कि संरचनावाद के जो सबसे बड़े समर्थक थे लेव वाइगोस्की, उनका मानना ही ये था कि बच्चे सामाजिक तौर पर समूहों में इंटरेक्शन करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अच्छे किसमें सभी वाक्य मिलकर के मुख्य विचार का अर्थ देते हैं। तो वाक्यों से मिलकर के क्या बनता है? वाक्यों से मिलकर के पैराग्राफ बनता है, जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। यानी कि अनुच्छेद यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। यानी कि एक अच्छे पैराग्राफ, एक अच्छे अनुच्छेद में जितने भी वाक्य होते हैं वो सब मिलकर के मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है
तो वह, अब देखिए नौकरी के लिए विज्ञापन पढ़ रहा है, यानी कि नौकरी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा होगा, यानी कि सर्च करने से संबंधित है, ठीक है, यानी कि बारीकी से पढ़ने की बात आएगी इसमें। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि टिप्पणी लिख रहा है। अब पढ़ने में लिखने की बात कहाँ से आ गई, तो लिखना यहाँ पर निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, पाठ्य सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है। सरसरी दृष्टि से हम लोग तब पढ़ते हैं जब हमें सार निकालना रहता है किसी भी टॉपिक का। यहाँ पर सार नहीं निकालना है, नौकरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें वो ढूंढ रहा है, तो ढूंढना बिल्कुल बारीकी तरीके से वो पढ़ रहा होगा कि आखिर इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है नौकरी के लिए। तो सरसरी निगाह से पढ़ना वहाँ पर सही होता है जहाँ पर हमें सार या फिर थीम की बात की जाती है, तो यहाँ पर थीम नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य वस्तु की व्याख्या कर रहा है। अब यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन उसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सिर्फ पढ़ा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि कहाँ पर नौकरी के संदर्भ में कहाँ पर विज्ञापन दिया गया है, ठीक है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। अब बारीकी से पढ़ने का मतलब कि उसमें वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो उसे ढूंढ रहा था, ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है, पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, भाषा अधिगम अचेतन होता है, यानी कि बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत अचेतन मन से कहा जा रहा है कि भाषा को सीखा जाता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे, देखिए अगर भाषा के अर्जन की बात की जाती तो भाषा का अर्जन अचेतन होता है, क्योंकि उसमें नेचुरल इन्वायरमेंट में बिना किसी ग्रामर के रूल को पढ़े बिना अचेतन मन से बच्चा भाषा को अर्जित करता है। लेकिन यहाँ पर भाषा अधिगम की बात की गई है, जो कि बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीखता है। तो औपचारिक तरीके से जब बच्चा विद्यालय में ग्रामर के रूल के अंतर्गत पढ़ेगा सीखेगा तो वो अचेतन थोड़ी होगा, चेतन मन से पढ़ रहा होगा, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, ठीक है। चलिए तीसरा विकल्प दिया गया है, विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं न्यूटन का नियम आपको बता रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा कैसे, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करूंगा, भाषा के माध्यम से ही तो करूंगा। तो जब मान लीजिए मैं एक लैंग्वेज आपसे बोल रहा हूं, हिंदी या फिर इंग्लिश, और वो लैंग्वेज मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आपको नहीं आता है, तो क्या मेरे द्वारा बताए गए उस विज्ञान के न्यूटन के नियम को आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट मतलब कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस पर्टिकुलर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि भाषा अधिगम की आवश्यकता होती है विज्ञान और गणित को भी सीखने में। तो ये विकल्प कह रहा था कि नहीं होती है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है, ये विकल्प निगेटिव है। केवल, एकमात्र, एक ही, जहां पर भी आपको शब्द दिख जाए वो विकल्प को निगेटिव कर देता है, आगे आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित सामग्री परिवेश में बढ़ जाती है, ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। कैसे, आप बच्चे के प्राइमरी स्कूल में कभी भी जाकर के देखते होंगे, चाहे सरकारी स्कूल में चले जाइए या फिर प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, आपको दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने मिले होते हैं, विभिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट लिखे हुए मिले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे परिवेश में जब मुद्रित इन्वायरमेंट देखते हैं और लिखित समृद्ध परिवेश, जिसे प्रिंट इन रिच इन्वायरमेंट कहा जाता है, तो बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वह उनके लिए रुचि का काम करता है। तो ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक भाषा शिक्षक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहती है। आगे पढ़िए, जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बना करके उसे सही करती है। शिक्षिका की रणनीति कैसी है, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अब बच्चे जब लिख लेते हैं तो जब टीचर उसको चेक करती है तो जहां पर भी बच्चों ने गलती की होती है वहां पर वो एज ए टीचर वहां पर लाल घेरा लगा करके उसको सही कर देती है। लेकिन बच्चों को उसने नहीं बताया कि आपने गलती क्या किया था। तो भले ही कितना भी उसके कॉपी में सही कर दें, लेकिन जब तक बच्चे को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा कि आखिर इसमें गलती क्या था, तब तक वो उस गलती को भविष्य में भी दोहराने की संभावना बनी रहेगी। यानी कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तब होता कि पहले बच्चों को बताया जाता कि आपने ये गलती की है, उसके बाद उसको संशोधित किया जाता, तब बच्चों के संज्ञान में आ जाता कि हाँ मैंने ये गलती की थी और अब भविष्य में ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन बिना बताए अगर टीचर ने केवल सही किया है तो वो गलती भविष्य में भी बार बार बच्चा दोहराएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प कहा जा रहा है लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। ये विकास के लिए उपयुक्त नहीं है बल्कि बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो गलती टीचर ने पकड़ी है उस गलती को सुधारा ही नहीं गया, केवल उसकी कॉपी में सुधार दिया गया, उसको फीडबैक नहीं दिया गया कि आपने ये गलती की थी। तो जब तक बच्चे को गलती का एहसास नहीं होगा तब तक वो भविष्य में उसी प्रकार की चीज़ें बार बार दोहराता रहेगा। तो ये उपयुक्त नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा कहा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है, तो ये भी निगेटिव है। पहला देखिए लेखन कौशल के विकास में सहायक है, तो ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चा गलती कर रहा है और आप उसको बता नहीं रहे कि आपने ये गलती की है, तो बच्चा
भविष्य में जाकर के वो गलती बार बार दोहराएगा। तो ये सहायक कहाँ हुआ, ये तो बाधक हो गया ना। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा अधिगम में कहानी सुनाना एक प्रभावकारी माध्यम है, किसमें प्रभावकारी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। एनसीएफ 2005 बच्चों को खेल के माध्यम से और कहानी के माध्यम से सिखाने के लिए, गतिविधि के माध्यम से सिखाने के लिए पैरवी करता है। तो क्या ये बच्चों को सिर्फ व्यस्त रखने के लिए किया जा रहा है? नहीं, बच्चे का अधिगम ही कहानी के माध्यम से कराए जाने की पैरवी की जाती है। तो केवल ये व्यस्त रखने तक सीमित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए। अब बच्चा कहानी सुन रहा है तो उसमें लेखन कहाँ आ गया, वो तो केवल श्रवण कर रहा है ना, तो लेखन यहाँ पर दिया गया है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। अब नैतिक शिक्षा के लिए आज हम लोग अलग से ही बच्चों को एक तरीके से उनका अलग ही एक बुक होता है जिसमें नैतिक शिक्षा की अलग से शिक्षा दी जाती है। और मान लीजिए कि बच्चे को कहानी सिखाना है, कहानी सुनाया जा रहा है, तो उसकी अगर रोज एक कहानी सिखाया जा रहा है तो रोज उसको नैतिक शिक्षा थोड़ी दी जाएगी। बच्चे को जो कुछ भी कॉन्सेप्ट बताना है बच्चे को कहानी के माध्यम से ही पिरो करके बताया जाता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है। तो मान लीजिए विज्ञान में न्यूटन के नियम को पढ़ाया जा रहा है, सेब वाली कहानी सुनाई जा रही है, तो क्या उसमें नैतिक शिक्षा दी जाएगी? नहीं दी जाएगी, वो विज्ञान का कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाया जाएगा। तो नैतिक शिक्षा हमेशा हर कहानी में हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अन्य कॉन्सेप्ट भी कहानी के माध्यम से ही पढ़ाए जाने हैं। तो बच्चे में केवल नैतिकता ही थोड़ी लानी है, वैज्ञानिकता भी तो लानी है। तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, श्रवण कौशलों को विकसित करने में। अब देखिए, कहानी सुनने से बच्चे में क्या होगा, श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप हिंदी के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।